स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के बारे में, जिसमें किसानों के आंदोलन को लेकर क्या कुछ नई जानकारी सामने आ रही है। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसान नेताओं ने मोदी सरकार के उदासीन रवैये को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और 20 मई को बड़ी घोषणा करने का भी बड़ा ऐलान किया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल पर मौजूद किसानों ने कोरोना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। और इसी के साथ में भारत में कोविड से हर रोज 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, लेकिन सरकारी आंकड़े हैं कम। एक बड़े डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया है। और इसी के साथ में मेडिकल जर्नल लेसेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के साथ साथ बीजेपी के नेताओं को देश के अंदर बढ़ रहे कोरोना के मामले के लिए खुले तौर पर कर दिया है बड़ा जिम्मेदार बताया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें दोस्तों पूर्वोत्तर के तीसरे राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं और पूर्व नेताओं को बीजेपी ने फिर से मुख्यमंत्री बना दिया है। और इसी के साथ में वर्चुअल बैठक में लालू यादव ने जबरदस्त तरीके से एक बार फिर से विधायकों की बैठक ली है। और इस बैठक के दौरान उनकी तरफ से अपने विधायकों को बड़ी राय दी गई है। चलेंगे एक एक करके सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, जो तीनों कृषि कानून को वापस करने और एमएसपी पर कानून बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं और 250 से ज्यादा दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, अगर आप भी उनके आंदोलन करते हैं पुरजोर समर्थन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बताते चले कि मोदी सरकार को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किसानों के आंदोलन पर किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं दिए जाने को लेकर किसान नेता काफी ज्यादा नाराज है। जिसमें राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 मई को किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने वाले हैं। संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ा फैसला लेने वाला है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि किसानों के खिलाफ गलत तरीके से प्रचार हो रहा है। वो कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकारी मीडिया और बीजेपी का पूरा तंत्र किसानों के आंदोलन को बदनाम करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि 5 महीने पूरे हो चुके हैं किसानों के आंदोलन को, छठा महीना 26 नवंबर को पूरा हो जाएगा, जिसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने ये जानकारी दी है। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार महामारी का बहाना देकर, हवाला देकर केंद्र सरकार इस आंदोलन को बंद कराने की कोशिश कर रही है। किसान सभी कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे, लेकिन जिस तरह से सरकार किसानों के आंदोलन से बातें मानने को तैयार नहीं है, उसके बाद अब ये मामला 26 तारीख को पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा और 26 तारीख को किसान नेता फैसला लेंगे कि आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जानी चाहिए। और इसी के साथ में राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि किसान महीनों से अपने घर से दूर बैठे हुए हैं, सरकार बातचीत को तैयार नहीं है। इसी के साथ उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें वर्चुअल तरीके से किसान आंदोलन चलने वाला है। 20 मई को इसकी घोषणा हो सकती है। कोरोना संकट के बीच में चल रहे किसानों के आंदोलन को वर्चुअल करने को लेकर भी विचार किया जा रहा है। दरअसल किसान नेता इस आइडिया पर विचार कर रहे हैं कि धरना स्थल पर किसानों की संख्या को सीमित किया जाए और अधिकतर किसान प्रोटेस्ट फ्रॉम होम करे, ताकि सरकार को ज्यादा कोरोना का हवाला देकर किसानों के आंदोलन को खत्म कराने का कोई बहाना ना रहे। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच चल रहे किसानों के आंदोलन को वर्चुअल तरीके से करने को लेकर भी विचार किया जा रहा है। दरअसल किसान नेता इस आइडिया पर विचार कर रहे हैं कि धरना स्थल पर किसानों की संख्या को सीमित किया जाए और अधिकतर किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट ऑनलाइन किए जाए। किसान घर से ही वर्चुअल माध्यम से ऑनलाइन ही प्रोटेस्ट करे और कुछ किसान प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे। इसी के साथ में आपको बताते चले कि संयुक्त किसान मोर्चा सिंगू बॉर्डर पर 20 तारीख को एक बैठक करने वाला है, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर गाजीपुर प्रदर्शन स्थल पर किसान बोले, कहा यहाँ कोरोना नहीं है, जहां पर बीजेपी है वहां पर कोरोना है। जब पत्रकारों ने किसानों से सवाल पूछा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद ही ज्यादा खतरनाक है, कई लोगों की जान चली गई, तो किसानों ने जानकारी देते हुए कहा कि यहाँ पर किसी को भी कोई समस्या नहीं है। अगर यहाँ पर किसी को थोड़ी खांसी आ जाती है तो लोग डर जाते हैं और इसीलिए हमने सभी तरह के प्रबंध कर रखे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में दिल्ली के आसपास चल रहे किसानों के बड़े आंदोलन को लेकर, जहाँ पर एक और केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानून का विरोध लगातार जारी है, वहीं पर दूसरी ओर सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर किसान नेताओं से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण हमारे स्थान पर मौजूद नहीं है, वहाँ पर है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, महामारी वहीं पर फैली हुई है। इसी के साथ में गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद सभी किसानों ने मास्क लगाकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए कोरोना के सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर आए। एक और अपडेट की माने तो भारत में कोविड से हर रोज 25,000 से ज्यादा मौतें हो रही है। गलत है सरकारी आंकड़े, डॉक्टर झा के रिपोर्ट में आया है सामने। अमेरिका के जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आशीष के झा ने भारत में कोविड-19 के चलते हुए मौत और संक्रमण के अधिकतर आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हर रोज कोरोना का आंकड़ा 4,000 के करीब बताया जाता है, वो लगभग 25,000 के आसपास में है। डॉक्टर झा ने रविवार को ट्वीट करते हुए कहा कि भारत में 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, इसके चलते 4,000 मौतें दिखाई जा रही है, लेकिन ये आंकड़े सही नहीं है। आंकड़े 25,000 ज्यादा या उसके आसपास के आंकड़े होने चाहिए।
चाहिए, यानी 25,000 डेथ पर डे का आंकड़ा है, लेकिन सरकार की तरफ से केवल 4,000 का आंकड़ा दिया जा रहा है। वहीं पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को आंदोलन वहीं पर कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को कमजोर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि वो खुद सरकार के लाए गए तीनों कृषि कानून का विरोध करते हैं। इसके साथ में मुख्यमंत्री ने दोहराया है कि राज्य की मौजूदा स्थिति काफी गंभीर है और इसीलिए इसका उल्लंघन अलाउ नहीं किया जाएगा। वहीं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिंदगियां दांव पर लगी हुई है, जिन्हें बचाना हमारी प्राथमिकता है। इसी के साथ में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन का विरोध करने के आह्वान के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने प्रशासन के लोगों से मुलाकात करके इस पूरे मामले पर जायजा लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर जमकर विरोध भी हो रहे हैं। इसी के साथ में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी बयान देते हुए कहा गया कि किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन अग्रह और भारतीय किसान यूनियन एकता के नेताओं ने अपील करते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के टिप्पणी पर किसी भी तरह से ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोई रंगत नहीं देने की जरूरत है। और इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर मेडिकल जर्नल लेसेंट ने तंज कसते हुए भारत में कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पत्रिका द लेसेंट ने भारत के अंदर कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर एक संपादकीय लिखा है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके अन्य मंत्रियों की अपनी गलती को स्वीकार करना होगा। द लेसेंट में लिखे गए एक लेख में भारत के अंदर फैले कोरोना की पहली लहर के बावजूद किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाने को लेकर कड़ी आलोचना की गई है और मोदी प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। पत्रिका में लिखा गया कि संकट के इस समय में भारत सरकार को खुलकर ऑक्सीजन जैसी मूलभूत चीजें उपलब्ध करानी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्रियों ने कार्य किए, जिसके दौरान चुनाव आयोजित किए गए, बड़े बड़े कार्यक्रम किए गए और कोरोना की लहर को फैलने दिया गया, इसके लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि वह भारत की इस स्थिति से गुजरने के लिए सरकार को दोषी मानते हैं। आपको बता दें कि लेसेंट नाम का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पेपर ने जो आलोचना की है, उसे लेकर अब दुनिया भर में इस बात को सुना जाएगा और कहीं न कहीं मोदी सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे चुनाव कराने का हो या फिर अन्य कई फैसले हो। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर असम के पूर्वोत्तर राज्य में तीसरा ऐसा राज्य असम बन गया है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे हेमंत बिस्व शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से विधायक दल का नेता बनाया है, यानी उनको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी असम में दी गई है। हेमंत बिस्व शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद असम पूर्वोत्तर राज्य का तीसरा राज्य बन जाएगा, जहां पर वर्तमान समय में पूर्व कांग्रेसी नेता बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। शर्मा ने पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन थामा था और फिर बीजेपी सरकार ने उन्हें मंत्री बना दिया था। शर्मा उस समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार में शामिल थे, तब बीजेपी ने असम की कमान सर्बानंद सोनोवाल के हाथ में सौंपी थी। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर बिहार में वर्चुअल मीटिंग में अपने विधायकों से बातचीत करते हुए लालू ने पार्टी के सभी विधायकों से कहा है कि वो अपने क्षेत्र में जाए। इस बैठक को लेकर कई दिनों से घोषणाएं हो चुकी थी, जिसके बाद ट्विटर पर पहली बार इसकी चर्चाएं और ज्यादा चर्चा में आई थी कि खुद आरजेडी सुप्रीमो अपने पार्टी के विधायकों की बैठक लेने वाले हैं और इस दौरान उन्होंने बैठक भी ली है और पार्टी के सभी नेताओं से अपील की है और सभी विधायकों से कहा है कि वह मुश्किल के इस समय में अपने क्षेत्र में निकलकर लोगों की मदद करे, ज्यादा से ज्यादा मदद करे, लोगों तक पहुंचे और अपनी सेवा को दूर दूर तक पहुंचाए। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे, नहीं तो मैं आकर आप सभी के साथ जुड़ता। इसी के साथ में लालू यादव ने सभी से नमस्कार करते हुए अपना संबोधन समाप्त कर दिया है। आपको बता दें कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान उन्होंने सबके सामने आकर आरजेडी के विधायक पार्षदों और कई सारे और आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं को संबोधित किया है। पहली बार आरजेडी सुप्रीमो कई सालों के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक्टिव दिखाई दिए हैं। एक और अपडेट की माने तो दीदी और दीदी कहने पर प्रधानमंत्री की जहां पर एक और जमकर आलोचना हो रही है, वहीं पर ये आलोचना अभी भी जारी है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी के फोन कॉल को लेकर जो खुलासा किया था, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के खिलाफ कार्य किए हैं और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पर अब कांग्रेस पार्टी ने झारखंड के मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा कि दीदी और दीदी कहने वाले प्रधानमंत्री पी साध कर बैठे हैं। हेमंत सोरेन को शिष्टाचार का पाठ पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जो दीदी और दीदी जैसे पत्र बयान देते हैं, उन्हें पहले अपनी भाषा पर काबू करना चाहिए, उसके बाद किसी को सीख देनी चाहिए। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो उत्तराखंड में अचानक से मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कई सारे लोग सस्पेंस में हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के अपने कोर लोगों को भी ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है, लेकिन इसको लेकर एक बड़ा खुलासा है। आपको बता दें कि बीते महीने उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ की वजह से राज्य में कोरोना बम फूटा है। दरअसल महाकुंभ में शाही स्नान के लिए लाखों लोग पहुंचे थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत राज्यों में बड़ी तादाद में लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्व पत्रकार और आरएलडी के नेता प्रशांत कनौजिया ने ट्विटर के जरिए एक तस्वीर साझा की है और एक जानकारी भी दी है। उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ का प्रतीकात्मक रूप से मनाना चाहते थे, क्योंकि कोरोना महामारी फैल रही थी, जिसे लेकर बीजेपी के नेता इससे नाराज थे और यहाँ तक कि अखाड़ा परिषद के महंतों और कुंभ आयोजन के अधिकारियों के इंटरव्यू में
ये बातें सामने आई है कि ये लोग भव्य कुंभ करवाना चाहते हैं कोरोना के बीच में, जिसे लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सांकेतिक रूप से कुंभ कराने की बात करी और इसी के साथ में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और मुख्यमंत्री के पद से उनको हटाया गया। गौरतलब है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अचानक से पद से इस्तीफा दे दिया और उनको कारण भी नहीं बताया गया, जिसके बाद उन्होंने एक बार बयान देते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी और पार्टी के अंदर भी इसे लेकर नाराजगी है। एक और अपडेट की माने तो किसान बोला, कहा अगर ये ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे खेतों में पैदा होता तो हम इसे तोड़कर मरीजों तक पहुंचा देते और किसी को तड़पकर मरने नहीं देते। देश में फैल रही कोरोना महामारी से अब तक लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ऐसी जानकारी है जिसमें पत्रकार मनदीप पुनिया ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज मैंने एक किसान से बातचीत की, उन्होंने कहा कि अगर ये सिलेंडर हमारे खेतों में पैदा होते तो किसी को भी यूं तड़पकर मरने नहीं देते। गौरतलब है कि किसान देश के अन्नदाता हैं और देश के अंदर कई प्राकृतिक आपदाओं में सबसे आगे आकर मदद करते हैं, लेकिन तीनों कृषि कानून के विरोध में जिस तरह से आंदोलन चल रहे हैं और जिस तरह से जनता का समर्थन भी है, उसके बाद से किसानों ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए ऑक्सीजन नहीं मिल पाने को लेकर भी कहा है कि जनता को इसका विरोध करना चाहिए और इस तरह से ऑक्सीजन जैसी मूलभूत सुविधाएं सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, इसको लेकर जिम्मेदारी भी जल्द ही फिक्स होनी चाहिए। एक और अपडेट की माने तो ममता बनर्जी बोली, कहा 6 महीने से मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ बंगाल हथियाने में लगे हुए थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में तकरार बरकरार है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बड़े बड़े दावों का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने अपने अंदाज में देश के सामने अपनी बातें रखी है। ममता बनर्जी ने भाजपा नेताओं पर उनके राज्य में आकर कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। नरेंद्र मोदी से बीते साल इकट्ठा किए गए प्रधानमंत्री केयर्स फंड पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार पर जमकर बरसी है। उन्होंने देश के अंदर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से मोदी सरकार द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। पिछले 6 महीनों से सरकार बंगाल हथियाने का काम कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं गए हैं, लेकिन देश में कोरोना महामारी जरूर फैल गई है, जिसकी जिम्मेदारी बीजेपी नेताओं पर फिक्स होनी चाहिए। एक और अपडेट की माने तो मनमोहन सिंह से तीखे सवाल पूछने वाले पत्रकार आज मोदी राज में हो रहे हैं नरसंहार पर पूरी तरह से खामोश हैं। एक पत्रकार ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल दोस्तों, मनमोहन सिंह सरकार पर आरोप लगाकर सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार है, लेकिन क्या मनमोहन सरकार की वजह से ऐसी कोई घटना हुई जो कोर्ट को कहना पड़े कि ये नरसंहार से कम नहीं है? ये लोग तब सवाल उठाते थे, वही लोग आज सवाल नहीं उठा रहे हैं और पॉलिसी डिजाइनर पॉलिसी को डिजास्टर नहीं बता रहे हैं। यानी सभी लोग उस समय में सरकार से सवाल पूछते थे, आज बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहाँ पर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच में उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। प्रदेश में अस्पतालों में बेड, दवाइयाँ और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के जसराना का है, जहां पर जसराना से बीजेपी के विधायक राम गोपाल लोधी की पत्नी को बेड के लिए घंटों तक भटकना पड़ा। जसराना से बीजेपी के विधायक राम गोपाल लोधी की पत्नी बेड के लिए लगातार 24 घंटे तक इधर उधर भटकती रही। पर यह है कि विधायक भी संक्रमित हैं और अपनी पत्नी की अस्पताल में भर्ती को लेकर उनको काफी ज्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि किसी डीएम और बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी मदद नहीं की है। जब बीजेपी के अपने विधायकों का ये हाल है तो उसके बाद समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होंगी। एक और अपडेट की माने तो हेमंत बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर एक जानकारी है, जिसमें 12 बजे आज मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। और एक और अपडेट की माने तो ममता बनर्जी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार है कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी और उनकी पत्नी रत्ना चटर्जी। नंदीग्राम में कुछ वोटों से मिली शिकस्त के बाद ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन अब उनको जल्द ही 6 महीने के अंदर ही विधायक बनकर लौटना होगा और यही बड़ा कारण है कि उनके लिए अब सीटें ढूंढी जा रही है, जिसमें अटकलें हैं कि ममता बनर्जी इस बार विधानसभा का चुनाव कोलकाता के आसपास के एरिया से लड़ सकती हैं और यही बड़ा कारण है कि कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी की पत्नी रत्ना सामने आई है। बेहलापुर से इस बार विधायक के तौर पर चुनी गई रत्ना ने कहा है कि अगर दीदी कहे तो मैं खुशी खुशी से अपना सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। दरअसल रत्ना के पति सोवन भाजपा में चले गए थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने महिला मित्र बैसाखी बनर्जी के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब जबकि चुनाव में ममता बनर्जी की जीत हो गई है तो कयास लगाए जा रहे हैं कि सोवन और बैसाखी दोनों तृणमूल में लौट सकते हैं। इसकी वजह से ममता बनर्जी जीत के बाद दोनों ने मुख्यमंत्री की सराहना भी की है। इसके बाद सोवन से पूछा गया कि क्या तृणमूल में लौट रहे हैं तो उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सोवन और बैसाखी के कहने पर पार्टी छोड़ने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि मैं विधायक के तौर पर जीत चुका हूं और मुझे पार्टी से भगाया नहीं जा सकता। हाँ, अगर दीदी कहेंगी तो मैं खुशी खुशी से उनके लिए अपनी सीटें छोड़ दूंगा। सोवन और बैसाखी के तृणमूल में वापसी की संभावनाएं भी जताई जा रही है। इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी के नेता हार्दिक पटेल के पिता का कोरोना से निधन हो गया। मुख्यमंत्री रूपानी ने भी शोक जताया है। एक और अपडेट की माने तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि ऑक्सीजन और दवाइयों पर टैक्स की छूट मिलनी चाहिए। और एक और जानकारी की माने तो चुनावी समर में बगैर मास्क के घूमते
थे शर्मा। कहा था बेकार में पैनिक क्यों कर रहे हो, जब होगा तब बता दूंगा। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर कई सारे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान जब उनसे कोरोना पर सवाल पूछे जाते थे तो वो ऐसे टालते थे और ऐसी बातें करते थे जैसे उनका मेडिकल साइंस से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, जैसे उन्हें कोरोना से डर नहीं लगता है, और एक गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए नजर आ रहे थे। अब देखते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कोविड-19 को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद की जिम्मेदारी बीजेपी ने दे दी है। एक और अपडेट की माने तो राजीव प्रताप रूडी के सवाल पर संबित पात्रा करने लगे इधर उधर की बातें। एंकर बोली, कहा सीधे तर्क की बातें करिए, उधर उधर की बातें मत करिए। राजीव प्रताप रूडी को एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर नहीं मिले और यही बड़ा कारण रहा कि बड़ी संख्या में उनके एमपी के पैसे से खरीदी गई एम्बुलेंस रास्ते पर लगी रही और किसी की मदद करते हुए नजर नहीं आ रही है, जिसका खुलासा पप्पू यादव ने किया था। वहीं पर केजरीवाल ने हर्षवर्धन को लिखा खत, कहा दिल्ली को और ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है, जल्द ही मुहैया कराइए, समय से मिलनी चाहिए जिससे हम सभी की जान बचा सके। वहीं पर शिवसेना की तरह दूसरी पार्टियों से नहीं हो पाएगा ऐसा काम जैसा हमने किया है। महाराष्ट्र को हमने चिता नहीं बनाया जिस तरह से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में देखने को मिल रहा है। एक और जानकारी की माने तो सीएम अरविंदर सिंह ने केंद्र से अतिरिक्त 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन और वैक्सीन की मांग की है। एक और जानकारी जो आ रही है जिसमें पंजाब के अंदर अपनी ही पार्टी पर बरसे नवजोत सिंह सिद्धू, कहा कांग्रेस पार्टी की बजाय जहां बादल कांग्रेस के बजाय यहाँ पर बादल परिवार का शासन चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि विधायकों के बीच में आम सहमति है कि राज्य में उनकी पार्टी के बजाय बादल द्वारा सरकार चलाई जा रही है। सिद्धू द्वारा अपनी पार्टी सरकार के खिलाफ निशाना साधते हुए ये बातें कही गई, जब एक दिन पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अक्षमता के कारण सरकार को 2015 में कोटकपुरा पुलिस गोलीबारी मामले में पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमृतसर से विधायक सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अब देखते हैं पार्टी की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। वहीं पर दूसरी ओर कोविड-19 के संक्रमण बढ़ रहे हैं और एक्टर राहुल वोरा की मृत्यु को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा प्रतिक्रिया सामने आ रही है। शनिवार को एक्टर के निधन के कुछ घंटे बाद ही फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर लोगों से मदद करने की अपील उन्होंने कुछ देर पहले की थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु की खबर आई। लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड भी हो रहा है। एक जाने माने कॉमेडियन के तौर पर भी उनका नाम काफी आगे था और इसी के साथ में एक्टर के तौर पर भी कई जगह उन्होंने काम किए हुए हैं और लोगों ने काफी ज्यादा उन्हें सराहा भी है। इसी के साथ में अगर आप भी उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो राहुल वोरा के लिए श्रद्धांजलि जरूर लिखिएगा। और एक और जानकारी की माने तमिलनाडु के अंदर विपक्ष का नेता बनने को लेकर पनीर सेल्वम और पलानीस्वामी के बीच में खींचतान लगातार जारी है। देखते हैं क्या बीजेपी इसे सुलझा पाती है या नहीं। वहीं पर पंचायत चुनाव के दौरान 99 ग्राम प्रधानों के उम्मीदवारों का निधन हो गया। सीतापुर में निर्वाचित प्रधान की मृत्यु हो गई है। यानी इस तरह का कोरोना का प्रकोप है जिसे जानना बहुत जरूरी है। ऐसे में दोस्तों सारी बड़ी अपडेट आ रही है जिसकी अपडेट हमने अब तक पहुंचा दी है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाई हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आप अपने चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।